आधा मिनट पूरी खबर में पहली बड़ी खबर हरदा ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें, फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसका बेटा सुमेश गिरफ्तार हुए हैं और राजगढ़ के सारंगपुर से पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, कार से दिल्ली की तरफ दोनों भाग रहे थे और आरोपी रफीक से भी अब पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। हरदा में मंगलवार को हुए भीषण ब्लास्ट में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसके बेटे सोमेश अग्रवाल को राजगढ़ के सारंगपुर से गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद दोनों कार से दिल्ली भागने की फिराक में थे। इस दौरान पुलिस ने सारंगपुर के पास घेराबंदी करते हुए नेशनल हाईवे 3 से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपी रफीक से भी पूछताछ में जुटी है। बता दें कि हरदा ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका हरदा, भोपाल और इंदौर में इलाज चल रहा है। इधर हरदा में हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये साफ हो गया है कि हरदा बारूद के ढेर पर बैठा था। आज नहीं तो कल वहां ऐसा हादसा होना ही था। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां लगभग हर घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम हो रहा था। आसपास के कई घरों में डिब्बों और थैलों में पटाखे रखे मिले, यानी इतने बड़े विस्फोट के बाद भी मौके पर काफी मात्रा में बारूद जलने से बच गया। हादसे के बाद आसपास के घरों में सर्चिंग के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमों ने इन पटाखों को पानी में डालकर निष्क्रिय किया। और आज हरदा दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव। घटनास्थल का दौरा सीएम मोहन यादव करेंगे। मृतकों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। अस्पताल जाकर घायलों का भी हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरदा जाएंगे। मोहन यादव हरदा में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से मिलेंगे, साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले मंगलवार को सीएम मोहन यादव भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने हरदा हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि हरदा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए भोपाल और इंदौर रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरदा जाएंगे। इससे पहले मंगलवार रात वो भोपाल में भर्ती घायलों से मिले थे। हरदा हादसे पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने गंभीरता से जांच की मांग की है। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि याद रखा जाएगा। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी संसदीय दल की आखिरी बैठक आज 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की आखिरी बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। सुबह 9:30 बजे संसद लाइब्रेरी में बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में भी बोलेंगे पीएम। बीजेपी ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसद भवन लाइब्रेरी में सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक शुरू होगी। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री और पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की आखिरी बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग है, लिहाजा इसे बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद है लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण है। दोपहर 2 बजे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज है, यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र ला सकती है मोदी सरकार। 10 साल के कार्यकाल पर मोदी सरकार पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। यूपीए के दौरान अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों पर रिपोर्ट अपने जवाबी भाषण के दौरान वित्त मंत्री कर सकती है जारी।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में पीएम मोदी के विपक्ष पर किए हमले के बाद आज केंद्र सरकार 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र ला सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस श्वेत पत्र को बजट पर अपने जवाबी भाषण के दौरान ही जारी कर सकती हैं। इसी वजह से संसद का सत्र भी एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के दौरान भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से रखा जाएगा। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। और बड़ी खबर, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कांग्रेस का निमंत्रण स्वीकार किया है। अखिलेश यादव को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने निमंत्रण दिया था। आपको बता दें 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। चंदौली में राहुल के साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी अहम सहयोगी दल और यूपी में बड़ी भूमिका में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फायदा भुनाने के लिए राहुल की न्याय यात्रा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचने पर अखिलेश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, जिसे अखिलेश ने स्वीकार कर लिया है। अब 16 फरवरी को चंदौली में होने वाली जनसभा में अखिलेश राहुल के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। और बड़ी खबर है, फ्लोर टेस्ट से पहले पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। आज दिल्ली में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। अमित शाह और नड्डा से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। बिहार में 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। सीएम नीतीश आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी के साथ उनकी अहम मुलाकात होनी है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार, पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। बिहार में 12 फरवरी को नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। और बड़ी खबर, अजीत गुट को मिला एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला दिया है। शरद पवार से नए दल के लिए आज शाम 4 बजे तक 3 नाम मांगे गए हैं। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी प्लान है। कानूनी पहलुओं पर फिलहाल विचार कर चुनौती का फैसला लिया जा रहा है। इस बारे में सुप्रिया सुले की तरफ से बयान सामने आया। अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चिन्ह मिलने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। हाथों में पार्टी का झंडा लहराए अजीत पवार के समर्थक सड़कों पर आतिशबाजी और डांस करते भी दिखे। अजीत पवार के चेहरे पर भी जीत की खुशी साफ नजर आई। और ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का समर्थन किया है। चुनाव आयोग से अजीत पवार के पक्ष में फैसला आने पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का ही महत्व होता है। आणि मगाशी मी म्हणालो मेरिट हे बहुमतामध्ये असतं आणि म्हणून बहुमत काउंट केलं जातं। त्यामुळे आजचा जो काही निर्णय आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी ट्वीट कर अजीत पवार को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। महाराष्ट्र में एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर दिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने एनसीपी सिंबल पर ईसी के फैसले को शिवसेना के मामले में आए फैसले के समान बताया। सेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। फैसले के खिलाफ सुप्रिया सुले ने सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत दिया।
इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर पाया, लिहाजा चीजें उनके पक्ष में नहीं गई। अजीत पवार ने 23 जून को बहुमत के आधार पर एनसीपी पर अपना दावा ठोका था। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल पर आज भी सदन में चर्चा होगी। सीएम धामी ने कल पेश किया था यूसीसी बिल। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार पर विशेष जोर दिया गया है। बिल में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली गड़बड़ियों को दूर करना है। मसौदे में 6 बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है, जिसके समर्थन में मंगलवार को बीजेपी के 22 से 23 विधायकों ने अपना पक्ष रखा। आज फिर यूसीसी मसौदे पर कांग्रेस के अन्य विधायक सदन में अपना पक्ष रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा से पास होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूसीसी कोड लागू हो जाएगा। और उत्तराखंड के बाद राजस्थान, यूपी में यूसीसी लाने का प्लान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान और यूपी के मंत्रियों का यूसीसी पर दावा, जहां राजस्थान विधानसभा में यूसीसी को लाएंगे। यूसीसी हमारे लिए वैचारिक मुद्दा है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और साथ ही राजस्थान को देखते हुए कन्हैया की तरफ से यह बयान सामने आया कि राजस्थान विधानसभा में भी यूसीसी को लाया जाएगा और देश में सबके लिए एक जैसा कानून चलेगा। एक देश में 2 कानून चल नहीं सकते, ये किस तरह से चल रहे थे। बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव मंथन को लेकर विपक्षी दलों ने उच्च स्तरीय समिति को अपना पक्ष बता दिया है। इस पर एचएलसी को 3 विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। टीएमसी, सीपीएम और एसपी ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित वन नेशन वन इलेक्शन नीति के खिलाफ औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति में एक साथ चुनाव कराने की नीति पर अपना विरोध दोहराते हुए तीनों दलों ने कहा कि ये नीति भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे के खिलाफ है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने समिति को अपना लिखित निवेदन सौंपा और पार्टी का रुख बताया। और ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी का दावा, जहां आज फिर आतिशी बड़ा खुलासा करेंगे और सुबह 10 बजे ईडी पर नए खुलासे का दावा किया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियो से छेड़छाड़ के भी आरोप लगा चुकी हैं आतिशी। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमले कर रही आम आदमी पार्टी ने फिर बड़ा दावा किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर आज एक और खुलासा करने का दावा किया है। इसके लिए आपने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले आतिशी ने ईडी पर सीसीटीवी वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार अपने आप को इतना तेज समझती है कि अगर सिर्फ सीसीटीवी कह दिया जाएगा तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और ये छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव जैन और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर कल ईडी ने रेड की, जिसे लेकर दिल्ली में सियासत गर्म। दिल्ली में आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने तलाशी ली, जिसमें आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का घर भी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की। छापे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री के निजी सचिव के घर कई घंटे की ईडी की छानबीन पर केजरीवाल ने क्या बड़ा दावा किया, देखिए। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे पीए के घर पर 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला।
एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ईडी एक्शन को गुंडागर्दी बताते हुए केजरीवाल ने छापे को सियासी मकसद से की जा रही कार्रवाई बताया। और एक बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है। मुंबई से भिवंडी जा रही कार में आग लग गई है। कार में सवार 5 लोग बाल बाल बचे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से कार जलकर खाक हो चुकी है। मुंबई से भिवंडी जा रही गाड़ी में आग लग गई। देखिए, यही वो कार है जिसमें आग लगी। 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे। गनीमत ये रही कि 5 लोगों को बचाया जा सका। बाल बाल बची है 5 लोगों की जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कबाड़ दुकान में संदिग्ध विस्फोटक से एक शख्स की मौत हो गई। लखनऊ की कबाड़ दुकान में संदिग्ध विस्फोट होने से एक शख्स की मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो युवक शख्स लहूलुहान पड़ा था। शुरुआत में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार मौके से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है। बीडीएस की टीम जाँच में जुटी है। नहीं, ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं मिली है। सिलेंडर जैसी कोई चीज नहीं मिली है। ऐसी पहले शुरुआत में ये बताया गया था, लेकिन ऐसी कोई चीज यहाँ मिली नहीं है। म्यांमार से बढ़ते अवैध घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा के लिहाज से अब भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। सीमा सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाए जाने के फैसले की जानकारी दी। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर जल्द बाड़ लगाने की योजना है। हालांकि मणिपुर के मोरही में 10 किलोमीटर तक बाड़ पहले ही लगाई जा चुकी है। अब हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के जरिए अरुणाचल और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाए जाएंगे। मणिपुर में भी करीब 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को मंजूरी दी गई है। म्यांमार में विद्रोह के बाद घुसपैठ का खतरा बढ़ा है। और मुंबई पुलिस ने अरब सागर में मुंबई की तरफ आ रही एक संदिग्ध बोट को इंटरसेप्ट करके जब्त किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई की मरीन पुलिस ने मुंबई की तरफ आ रही एक संदिग्ध बोट को इंटरसेप्ट किया। ये बोट दुबई की थी और मुंबई की तरफ आ रही थी। बोट से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों भारतीय हैं और उनका दावा है कि वो कुवैत से बोट लेकर इंडिया आए हैं। हालांकि दावों को संदिग्ध मानते हुए केंद्रीय एजेंसियां और एटीएस की टीम जांच में जुटी है। तीनों ने पूछताछ में बताया कि वो नौकरी के लिए कुवैत गए थे, लेकिन 2 साल तक सैलरी नहीं मिलने और मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर वो बोट से भागकर इंडिया आ गए। 17 फरवरी से पोखरण में शुरू होने वाली अभ्यास वायुशक्ति 2024 को लेकर जोधपुर एयरबेस पर खास तैयारियां की जा रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 17 फरवरी को भारतीय वायुसेना पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। इस अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान शामिल होंगे। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 भी शामिल हैं। वायुसेना के वायु शक्ति को लेकर राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर खास तैयारियां की जा रही हैं। विमानों की जांच के साथ ही अभ्यास में भाग लेने वाले पायलट लगातार उड़ान भर रहे हैं। और बड़ी खबर गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरे बच्चे को रेस्क्यू को लेकर है, जहां देर रात रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सकुशल निकाल लिया। कल शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था 2 साल का बच्चा। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम का देर रात सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। ये बच्चा मंगलवार शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बोरवेल में गिरे बच्चे के 8 से 10 फीट पर फंसे होने का अनुमान था। इसके बाद 2 JCB मशीनों से बोरवेल के समानांतर तेजी से गड्ढा खोदने का काम किया गया और देर रात टनल बनाकर बच्चे को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इधर कोटा में मंगलवार को एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है।
कोटा के अनंतपुरा इलाके में मंगलवार को 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि अचानक 2 मंजिला मकान कैसे धराशायी हो गया। हादसे में जान गंवाने वाला शख्स पत्नी के साथ इसी मकान की चौकीदारी का काम करता था। हादसे के वक्त उसकी पत्नी तो बाहर निकल गई, लेकिन वो मकान से बाहर नहीं निकल पाया। बताया जा रहा है कि मकान के पीछे निर्माण कार्य चल रहा था, जहां खुदाई का काम हो रहा था। यही हादसे की वजह मानी जा रही है। और नवी मुंबई में सकल मराठा समाज के लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई में सकल मराठा समाज के लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने देर रात तक लड़की और उसके परिवार को थाने में बैठा कर रखा और लड़की से पूछताछ के बाद उसे किसी और धर्म के लड़के के साथ रवाना कर दिया, जबकि दोनों की शादी का कोई सबूत उनके पास नहीं था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बेहद खूबसूरत नजारा है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार से फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। शिमला के नारकंडा, फागू, कुफरी में दोपहर बाद बर्फबारी दर्ज की गई। साथ ही चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच अटल टनल का एक वीडियो सामने आया है। मनाली पुलिस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में अटल टनल के मुहाने पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। टनल के सामने बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है। बताते कि बर्फबारी के बाद अटल टनल में आवागमन को पूरी तरह रोक दिया गया है। बर्फबारी से पहाड़ों पर जहां मौसम सुहाना हो चुका है, वहीं पहाड़ पर रहने वालों की परेशानियां भी कैसे बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में। बर्फबारी से जहां पहाड़ों पर मौसम सुहाना हो जाता है, तो वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। लोगों को बिजली, पानी की समस्या से दो चार होना ही पड़ता है, लेकिन रास्ते बंद होने से बीमारों को शहर तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को ऐसा ही मामला शिमला से सामने आया। शिमला के फाकू के पास नेशनल हाईवे 5 पर बर्फबारी के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई। आनन फानन में सेना के ट्रक के जरिए बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला गया और आगे रवाना किया गया। लद्दाख में 5 दिनों तक चले द्रास विंटर फेस्टिवल का समापन हो गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 फरवरी से करगिल में शुरू हुआ द्रास विंटर फेस्टिवल 2024 का मंगलवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम के आखिरी दिन इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच आइस हॉकी का आयोजन हुआ, जिसे देखने बड़ी संख्या में स्थानीय दर्शक और पर्यटक पहुंचे थे। लेह में हर साल बर्फबारी के बाद भारतीय सेना द्रास विंटर फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिसमें बर्फ पर होने वाले खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। मंगलवार को इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर शानदार आइस हॉकी मैच का आयोजन हुआ। और अब आपको 10 साल की स्कूबा डाइवर के बारे में बताते हैं, जिसकी जिद है समुद्र को साफ करना। चेन्नई में रहने वाली 10 साल की धराखाई आराधना हर दिन अपने पिता के साथ समुद्र के पानी में स्कूबा डाइविंग करने जाती है। लेकिन ये थरागाई का सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक जुनून है। थरागाई हर दिन समुद्र में गोता लगाकर गहराई से प्लास्टिक निकाल कर लाती है। मछुआरे थरागाई को तारा के नाम से पुकारते हैं। तारा समुद्र में गोता लगाकर अभी तक सैकड़ों टन कचरा निकाल चुकी है। बताया जाता है कि तारा पिछले 5 सालों से ये काम कर रही है और अपने काम को लेकर वो चेन्नई के समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरों में काफी प्रसिद्ध भी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका धूल चटाकर टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आईसीसी टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने 9वीं बार जगह बनाई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की खिताबी भिड़ंत अब उस टीम से होगी जो टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में जीत हासिल करेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल 8 फरवरी को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 11 फरवरी को साउथ अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल मुकाबला होगा। कल बेनोनी में भारतीय टीम ने 245 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। इस रन चेज में सचिन दास और कप्तान उदय साहरन की साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई। उदय साहरन ने
ने 81 रनों की जुझारू पारी खेली, वहीं सचिन दास ने 96 रन बनाए। और बड़ी खबर अमेरिका में फिर भारतीय छात्र पर हमले को लेकर है, जहां शिकागो में 3 बदमाशों ने चाकू मारा है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमेरिका के शिकागो में फिर एक भारतीय छात्र पर हमला हुआ है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल छात्र का नाम सैयद मज़ाहिर अली है और वो हैदराबाद का रहने वाला है और शिकागो में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें मज़ाहिर पैदल जाते हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान पीछे से 3 बदमाश आते हैं, जिन्हें देखकर मज़ाहिर वहां से भागता है और तीनों बदमाश भी उसके पीछे भागते हैं। इसके बाद बदमाशों ने मज़ाहिर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और लूटपाट करके फरार हो गए। और एक अहम खबर है, चिली के जंगलों में लगी आग से भीषण तबाही मची हुई है। विना डलमार शहर तक फैली आग की लपटें। आग से अब तक चिली में 131 लोगों की मौत हो गई है। 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों घर जलकर खाक हो चुके हैं। चिली में भीषण गर्मी के बीच जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक जा पहुंची है। लपटों के बेकाबू कहर से अब तक यहां 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लापता हैं। विनाडेल मार शहर के आसपास आग सबसे तेजी से फैल रही है। अब तक 1000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों के अलावा सेना को भी उतारा गया है। हालातों को देखते हुए चिली में आपातकाल की घोषणा की गई है। साथ ही 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। और ठाणे में झुग्गियों में लगी अचानक भीषण आग को लेकर बड़ी खबर। आग में कई झुग्गियां जलकर खाक। रात करीब 1 बजे आग लगी थी। आग लगने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। हरदा जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। हादसे में पीड़ितों से कांग्रेस नेता की मुलाकात को लेकर खबर है। सुबह 9:30 बजे हरदा पहुंचेंगे कांग्रेस नेता। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी रहेंगे मौजूद। तो सुबह 9:30 बजे हरदा पहुंचेंगे कांग्रेस नेता, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह भी उनके साथ रहेंगे मौजूद और घायलों से करेंगे मुलाकात।